हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इग्नू के बीसीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं मैं अपनी वीडियोस में। उसी सीरीज़ में मैं आज MCS 024 जो जावा प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है उसका दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता था। यू सी दिस यार, 82% में जो हैं बंदे जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब्ड ही नहीं है। तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी, मेरे को भी थोड़ी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी मेरी एफर्ट्स की। ओके, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस देखें, अच्छी लग रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। द लीस्ट यू कैन डू इज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है ना। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो पे आता हूँ। और इस वीडियो में हम MCS 024 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा इस वीडियो में। बाकी के क्वेश्चंस मैं जल्द ही 2 या 3 दिनों में बाकी के पार्ट्स इस वीडियो के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना। शुरू करने से पहले अगेन वन मोर टाइम सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में, जिनको क्लियर करना है ये एग्ज़ाम, उनके साथ आप हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। इस ए पार्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, मेथड ओवरलोडिंग पूछा है। भाई पिछले 4 या 5 पेपर उठा के देख लो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, असेस स्पेसिफायर्स, GUIs, एक्सेप्शन हैंडलिंग, यही आपके फर्स्ट के क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है जिनको आप कवर अप कर लेना। मेथड ओवरलोडिंग शुरू करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग देखते हैं हम क्या है। जस्ट अ सेकेंड। तो मेथड ओवरलोडिंग है क्या, देखिए यार, पहले भी हम पिछली वीडियोस में भी कवर अप कर चुके हैं। जैसे आपकी ये एक क्लास है, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज अ क्लास और इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ गेट या ऐड नाम का। गेट नहीं करते हैं, रुको ऐड कर लेते हैं। ये हमारी क्लास है, हम ऐड नाम का एक मेथड बना के बैठे हैं जिसके अंदर हमने एक मैसेज लिखा है हाय। अगर इसी क्लास के अंदर मैं एक और ऐड मेथड बना सकूँ जिसमें कुछ और डेफिनेशन लिख सकता हूँ, लेट्स से हेलो, ठीक है ना, तो ये ओवरलोडिंग हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में जब तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बना के जब गेट ऐड फंक्शन को कॉल करोगे, द कन्फ्यूज़न विल बी यार कौन सा ऐड कॉल करना है, ये वाला कि ये वाला। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपकी इन मेथड्स का आर्गुमेंट्स डिफरेंट होना जरूरी है। आर्गुमेंट्स कहाँ पे है, इस गोल ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो कोई जीरो आर्गुमेंट है, यहाँ पे भी जीरो आर्गुमेंट नहीं हो सकते, तो आपको आर्गुमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है ओवरलोडिंग का। एक ही क्लास के अंदर एक नाम के एक से ज़्यादा मेथड्स बना दिए जाएं जिनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो, चाहे पैरामीटर लिस्ट बोल दो चाहे मैं आर्गुमेंट लिस्ट बोल दूँ, बात एक ही होती है। ओवरलोडिंग एक क्लास के अंदर ही होती है, ओवरराइडिंग जो होती है वो मल्टीपल क्लासेस के अंदर होती है। कौन सा ओवरलोडेड मेथड एग्जीक्यूट करना है ये पैरामीटर लिस्ट के बेस पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है ना, वो मेथड सिग्नेचर देखेगा जावा और उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि किस मेथड को चलाना है। मेथड ओवरलोडिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, आपके कोड रीडेबिलिटी को इंप्रूव करती है ताकि आप सेम नाम को यूज़ करके अपने मेथड को इम्प्लीमेंट कर सको। जब ओवरलोडिंग करोगे ना तो ये एक फंक्शन है मान लो और ये दूसरा फंक्शन है, ये डिफरेंशिएट तभी होंगे जब या तो इनके आर्गुमेंट्स की डेटा टाइप डिफरेंट हो या इनके आर्गुमेंट्स के नंबर डिफरेंट हो। तो या तो आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज कर दो, जैसे इस फंक्शन में आपने कोई आर्गुमेंट नहीं रखा, इस फंक्शन में आपने एक आर्गुमेंट रख दिया है तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। या आप इन फंक्शंस के आर्गुमेंट्स की डेटा टाइप चेंज कर दो, जैसे इस फंक्शन के आर्गुमेंट की डेटा टाइप है int x और इस फंक्शन के आर्गुमेंट की डेटा टाइप है float x, तो ये भी ओवरलोडिंग अचीव कर देगा। एक चीज़ और, कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते होते थे कि सर व्हाट इफ वी डू दिस, कि हमारा एक फंक्शन है void add नाम का और एक फंक्शन बनाते हैं int add नाम का। हमने नाम तो सेम रखा है सर लेकिन रिटर्न टाइप चेंज कर लेते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। नहीं, रिटर्न टाइप चेंज करने से ओवरलोडिंग नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम ओवरलोडिंग का ये होता है कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब डिसाइड होता है कि किस फंक्शन को कॉल किया जाए, इस वाले को या इस वाले को। और जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तो रिटर्न टाइप तो कभी मेंशन करते ही नहीं, क्योंकि रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करती तो यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो ये आपका मेथड ओवरलोडिंग का इंट्रोडक्शन या थ्योरी था, ये मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। यहाँ पे मैंने गेट का प्रोग्राम कर दिया था, ठीक है ना। तो क्लास ए है, इसके अंदर एक गेट फंक्शन है और दूसरा गेट फंक्शन है, आर्गुमेंट डिफरेंट है। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, जीरो आर्गुमेंट है, इसमें दो आर्गुमेंट्स है एक्स और वाई। मेन फंक्शन ये रहा आपका, मेन फंक्शन के अंदर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट बना है। एक बार जब गेट फंक्शन ने कॉल किया है तो जीरो आर्गुमेंट्स के थ्रू भेजा है, तो जीरो आर्गुमेंट्स वाला मैचिंग फंक्शन ये था, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका और प्लस करके आंसर दे देगा। अगर आप यहाँ पे A2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे A1 होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लेना, ये A1 है। A1 डॉट गेट है तो 11,33 है, तो दो आर्गुमेंट्स आप भेज रहे हो इंटीजर्स टाइप के जो यहाँ पे मैच करते हैं, तो अब ये वाला मेथड चलेगा। तो ये आपका मेथड ओवरलोडिंग का एक सिंपल सा कोड है जो आपको शायद समझ लग गया होगा। हम चलते हैं अगली वीडियो की अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो हमें। तो चलते हैं इस पे। देखो यार, पहले तो इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इनहेरिटेंस है ना वो इज ए रिलेशनशिप को फॉलो करती है। जैसे कि एक एनिमल है, एनिमल हम एक मेन क्लास बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाई है एनिमल का। एनिमल कौन एनिमल है, डॉग भी एक एनिमल है, तो एनिमल इज अ डॉग इज अ एनिमल, ठीक है। और कैट भी आपकी एनिमल है, तो कैट भी एनिमल है। तो मैंने एनिमल क्लास को एक पेरेंट क्लास बना दिया है और इस एनिमल क्लास को डॉग ने भी इनहेरिट किया है और कैट ने भी इनहेरिट किया है। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस हियर। इनहेरिट करने के लिए आप एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हो। मैंने इन तीनों में मेक साउंड नाम का मेथड रख दिया है, ठीक है ना, कि एनिमल कोई ना कोई साउंड तो करेगा, डॉग बार्क करेगा और कैट म्याऊ करती है। तो मैंने एक सिंपल प्रिंट मैसेजेस रखे हुए हैं। यहाँ पे आपकी इनहेरिटेंस का एग्जांपल आ रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अब यहाँ पे देखिए, आप एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना रहे हो, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे इस एनिमल क्लास को कंस्ट्रक्टर किसका पास कर रहे हो, एनिमल क्लास का ही, तो ये तो ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एनिमल क्लास को किसका कंस्ट्रक्टर पास किया है, डॉग क्लास का। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आप एनिमल क्लास को रन टाइम पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हो। ये चीज पॉसिबल है बशर्ते जो आप जिस फंक्शन कंस्ट्रक्टर से ओवरलोड कर रहे हो वो इनहेरिटेड हो, वो इसका चाइल्ड हो। तो ये एनिमल डॉग है और ये एनिमल कैट है, और इनके जब मैंने साउंड फंक्शंस को कॉल किया है तो ये देखेगा ये एनिमल का कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये एनिमल वाले को कॉल करेगा, ठीक है ना, ये दूसरे मेक साउंड वाले को कॉल करेगा और ये तीसरे मेक साउंड वाले को कॉल करेगा। तो ये आपका इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल आपको देने के लिए है, और मैंने बताया है थियोरेटिकली कि ये क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट है एक दूसरे के साथ। इनहेरिटेंस क्या करती है, आपको नई क्लास बनाने में हेल्प करती है पुरानी क्लास को यूज़ करते हुए, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लास ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कॉमन सुपर क्लास। ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है, पर ये कॉमनली एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो, तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट किया गया है। तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम हमने पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ किया है और क्रिएशन के टाइम पे हमने इनहेरिटेंस को यूज़ किया है। तो ये आपका इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का एक रिलेशनशिप दिखाने वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया है कि यार जब सुपर क्लास एनिमल बनी है उसकी दो सब क्लासेस हैं जिससे आपका इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो रहा है, और जो मेन क्लास है आपने एनिमल डॉग और कैट को एक ही एनिमल क्लास में बिलोंग कर दिया है, तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सी पार्ट, फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज को एक्सप्लेन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर देता है, इनहेरिटेंस को, एक्सेप्शन हैंडलिंग को और कंस्ट्रक्टर्स को। देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनल की। देखो यार, जो फाइनल कीवर्ड है वो एक नहीं है, फाइनल आप वेरिएबल पे भी लगा सकते हो, फाइनल मेथड भी बना सकते हो और वह फाइनल क्लास भी बन सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल क्या है, देखो जैसे आप एक वेरिएबल ले रहे हो इंट x, जिसकी वैल्यू आपने रखी है लेट्स से 7। अगर आप नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहो, x की वैल्यू 9 करना चाहो, तो डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है, राइट। लेकिन अगर यही बात मैं एक पाई वेरिएबल पे करूं, लेट्स से डबल पाई इक्वल टू 3.14, अब बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट आप पाई का वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, पाई का वैल्यू 4.2 कर सकते हो। लेकिन हम सबको पता है कि पाई का वैल्यू 3.14 फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता है। इस सिचुएशन को जावा में इंप्लीमेंट करने के लिए आप इसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा दोगे। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड फाइनल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये आपका फाइनल वेरिएबल है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। फिर आता है फाइनल मेथड। ओवरराइडिंग को रोकने के लिए हम फाइनल मेथड को यूटिलाइज करते हैं। आपकी एक बेस क्लास है पेरेंट, जिसके अंदर एक मैसेज है प्रिंट मैसेज।
अभी इस फाइनल को भूल जाओ। इस क्लास को इनहेरिट करती है एक चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास भी पेरेंट है, और ये मान लो दोबारा प्रिंट मैसेज मेथड बना देती है, तो इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइड कर दिया इस मेथड ने। इन सच अ केस जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो वो इसी को कॉल करेगा, इसको कॉल नहीं करेगा, यही ओवरराइडिंग है। लेकिन पेरेंट क्लासेस क्या कर सकती हैं, ऐसा करने से रोक सकती हैं, स्टॉप कर सकती हैं। कैसे करेंगी, अगर वो अपने मेथड के आगे फाइनल कीवर्ड लगा दें, फाइनल कीवर्ड लगा दें, तो चाइल्ड क्लास ये चीज़ नहीं कर पाएगी। अगर वो करने की कोशिश करेगी तो ये एरर मैसेज आ जाएगा, और ये मैंने लिखा तो है लेकिन ये चलेगा नहीं, मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि ये चलेगा नहीं, ये कंपाइल टाइम एरर मैसेज दे देगा। तो फाइनल मेथड मेथड ओवरराइडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है। बेस क्लास ने जिस नाम का मेथड बनाया है, चाइल्ड क्लास उस नाम का मेथड दोबारा नहीं बना सकती है। ये फाइनल मेथड है। अब बात करते हैं फाइनल क्लास की। फाइनल क्लास इनहेरिटेंस को ही रोक देती है। मैं एक क्लास ऐसी बना रहा हूं जिसको कोई भी इनहेरिट ना करे, कोई चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट ना कर सके, तो मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं, सब क्लास इनहेरिट ना करे इस क्लास को, तो इसके आगे मैं फाइनल कीवर्ड लगा दूंगा। जो फाइनल कीवर्ड लग गया क्लास के आगे, ये फाइनल क्लास हो गई। फाइनल क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ऐसी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई इनहेरिट होगा नहीं, ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं तो क्लास करेगी क्या, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज फाइनली ब्लॉक। ये ट्राई कैच के रिलेट करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच ब्लॉक होता है। अगर आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आया है तो कैच ब्लॉक चलेगा, अगर आपके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं आया है तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। बट समटाइम्स हमें ऐसा सेट ऑफ लाइंस लिखनी होती हैं जो हमेशा चले ही चले, चाहे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। सो इट कुड बी लाइक फर्स्ट ट्राई देन कैच देन फाइनली, और इट कुड बी लाइक फर्स्ट ट्राई देन फाइनली। तो फाइनली ब्लॉक आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हो, ट्राई कैच के बाद या सीधा ट्राई के बाद लगा सकते हो। फाइनली ब्लॉक का चलना फॉर श्योर चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। फाइनली ब्लॉक में आप किस तरीके का कोड लिख सकते हो, क्लीन अप करने के लिए, डाटाबेस कनेक्शन बंद करने के लिए, फाइल हैंडलिंग को बंद करने के लिए आप फाइनली ब्लॉक को यूटिलाइज कर सकते हो। देन कम्स द फाइनलाइज मेथड। ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के रिलेटेड है। कंस्ट्रक्टर आपकी मेमोरी क्रिएट करता है। जावा में डिस्ट्रक्टर्स नहीं है, जावा में है गार्बेज कलेक्शन जो आपकी मेमोरी को फ्री करता है। सो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी क्रिएट करी है, ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी दी है, गार्बेज कलेक्शन का काम क्या है, इस मेमोरी को फ्री कर देना, ये बैकग्राउंड में अपने आप चलता है। लेकिन गार्बेज कलेक्शन का एक प्रॉब्लम है कि ये दूसरे रिसोर्सेज को फ्री नहीं करता है। गार्बेज कलेक्शन विल ओनली डील विद द मेमोरी रिसोर्स एंड विल नॉट डील विद अदर थिंग्स, लाइक अगर आप कोई फाइल ओपन करके बैठे हो, अगर आप कोई डेटाबेस की फाइल ओपन करके बैठे हो, अगर आप कोई फॉन्ट फाइल ओपन करके बैठे हो, तो वो उसको बंद नहीं करेगा। तो ऐसा कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा, बट ये कोड कब चलेगा, जब आपका गार्बेज कलेक्शन चल चुका होगा। ऐसे कोड को आप फाइनलाइज मेथड के अंदर पुट कर सकते हो। फाइनलाइज मेथड एक इनबिल्ट बना बनाया है, लेकिन आप जब भी इसको इंप्लीमेंट करोगे तो वो ओवरराइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनलाइज मेथड होता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हुआ है, ठीक है ना। गार्बेज कलेक्टर के बाद अपने आप चलेगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फाइनलाइज को कॉल नहीं करना होता, फाइनलाइज अपने आप चलेगा जब आपकी क्लास का गार्बेज कलेक्शन चल चुका होगा। तो ये आपका 6 मार्क्स का सी पार्ट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब बात करते हैं डी पार्ट, कंटेनर क्लास क्या होती है। ये ग्राफिक प्रोग्रामिंग में यूज होती है। जब आप AWT कंट्रोल्स, स्विंग कंट्रोल्स को यूटिलाइज करोगे या इवन एप्लेट्स को यूटिलाइज करोगे, तब आपके कंटेनर क्लासेस को यूज किया जाता होता है। तो ये आपकी कंटेनर क्लास है। कंटेनर क्लास होती क्या है, जैसे आप एक लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हो अपनी जावा में आप एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो। लॉगिन फॉर्म में आपको क्या चाहिए, एंटर ईमेल, सपोज ये ईमेल का बॉक्स है, एंटर पासवर्ड, ये पासवर्ड का बॉक्स है, और आपने ये सबमिट बटन बनाया है। लेकिन इन सबको रखोगे कहाँ पे, यू नीड अ कंटेनर फॉर दिस, ठीक है ना। तो यही कंटेनर होते हैं। जावा में ग्राफिकली एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए तीन डिफरेंट कंटेनर क्लासेस हैं, जे फ्रेम, जे पैनल और जे डायलॉग। ये स्विंग्स में है, AWT में भी होती थी। AWT में अकेली पैनल, अकेली फ्रेम क्लास होती थी। तो जे फ्रेम क्लास को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। तो ये कंटेनर क्लासेस क्या करती हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज सपोर्ट करती हैं। इसमें उसने सिग्निफिकेंस पूछा था कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो भाई सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये हमारा सिग्निफिकेंस है, थ्योरेटिकल था ये तो कंटेनर क्लासेस क्या करती हैं, पहली चीज़ तो आपके GUI कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज और अरेंज करती है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंटेनर क्लासेस को आप नेस्टिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। जैसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है। दिस कैन बी डन यूजिंग द GUI क्लासेस। इवेंट हैंडलिंग, बटन क्लिक पे कोई कोड चले, माउस क्लिक पे कोई कोड चले, कीबोर्ड क्लिक पे कोई कोड चले, कीबोर्ड टाइप पे कोई कोड चले,
उसको इवेंट हैंडलिंग का पार्ट माना जाता है, उसमें भी कंटेनर क्लासेस यूज होंगी। रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है, ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने में GUI कंपोनेंट्स की आपकी हेल्प करती है। ये आपका कंटेनर क्लासेस का सिग्निफिकेंस था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ई पार्ट में उसने बोला है कि यार मेन फंक्शन की ये जो लाइन लिखते हो ना, इसके हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दो। तो जो अगर आप जावा कहीं से सीख रहे होगे या किसी यूट्यूब वीडियो से सीख रहे होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ जरूर बताएगा वो बंदा, ठीक है ना। अगर नहीं बताया है तो अब मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। देखो यार, जो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लगाते हो, पब्लिक है आपका असेस स्पेसिफायर। जो वेरिएबल, जो फंक्शन, जो क्लास आपने पब्लिक रख दी, वो पैकेज के बाहर कोई भी क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चाइल्ड क्लासेस को यूटिलाइज कर सकती है। तो हेयर पब्लिक मीन्स एन असेस स्पेसिफायर। ये स्कोप ऑफ द फंक्शन डिफाइन कर रहा है। स्टैटिक कीवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्या है? कहता है कि इट इज अ कीवर्ड इन जावा दैट मीन्स द मेथड बिलोंग्स टू द क्लास इट्स। जब भी आप एक क्लास बनाते हो, इस क्लास की चीज़ों को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज करना चाहते हो तो या तो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो इसको, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी इन चीज़ों को यूटिलाइज करोगे। अगर इसके अंदर स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड को आप सीधा क्लास नेम से ही चला सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेन फंक्शन डायरेक्टली चलता होता है। मेन फंक्शन स्टैटिक इसलिए रखा गया है ताकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको चलाया जा सके। जिस क्लास में आपने मेन फंक्शन रखा होता है आप उसका कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो। वॉइड रिटर्न टाइप है, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, मेन फंक्शन ने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद जब ये वापस आएगा तो रिटर्न एम्प्टी होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये वॉइड डिसाइड करता है। मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। जावा C++ सबसे पहले जावा C एंड C++ में द फर्स्ट लाइन दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड इज मेन। कंपाइलर आपका मेन फंक्शन ढूंढता है और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होता है हर एक प्रोग्राम का। अब मेन फंक्शन में आपने ब्रैकेट के अंदर दिए होते हैं आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग ARGS। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप एक एरे बना रहे हो ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये तब यूजफुल होगी जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट को यूटिलाइज करोगे। अभी के लिए कि भाई मैंने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्लास को डिफाइन किया है और उसका नाम क्या रखा है? ARGS। ARGS होता है शॉर्ट में, आर्गुमेंट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है ARGS। आप कोई भी नाम रख सकते हो, XYZ, यू कैन गिव एनी नेम। ARGS कन्वेंशन है कि यूज करने का, जरूरी नहीं है। तो ये आपके पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में यूज होने वाली चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एप्लेट क्या है और एप्लेट और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। ये भी बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। आजकल एप्लेट यूज नहीं होते हैं, एप्लेट को ख़त्म कर दिया गया है। आजकल सर्वलेट्स हैं, ठीक है ना, और JSP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, तो एप्लेट्स यूज नहीं होते हैं। सबसे पहले एप्लेट का डेफिनेशन। एप्लेट बेसिकली क्या होते थे कि ये आपका सर्वर है, ये और ये आपका क्लाइंट है। ये आपका सर्वर है, ठीक है, और ये आपका क्लाइंट है, ठीक है ना। सर्वर और क्लाइंट आपस में जुड़े हैं यूजिंग सम इंटरनेट, यानी एक इंटरनेट है, इंटरनेट से ये जुड़े हैं। सर्वर का डेटा, सर्वर का कोड आपका रन होगा क्लाइंट के अंदर, ठीक है ना। जावा कोड के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए हम यूज करते थे एप्लेट्स को, ठीक है ना। एप्लेट्स आर द स्मॉल जावा प्रोग्राम्स दैट आर कंपाइल्ड ऑन सर्वर बट एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट्स। ये मेन काम होता है। इनको चलाने के लिए आपको JVM के साथ साथ एक वेब ब्राउजर भी चाहिए होता है। इंटरेक्टिव एंड डायनामिक कंटेंट्स बनाने के लिए अर्ली डेज में यूज़ किया जाता था एप्लेट, आजकल यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपने एप्लेट को बनाना है तो एप्लेट क्लास को यूटिलाइज किया जाता होता था, ठीक है ना। कैसे बनाते थे? ये सिंटैक्स है, पब्लिक क्लास माई एप्लेट। आप अपनी क्लास बनाओ, उसका नाम जो मर्जी रखो, उसको एक्सटेंड करवा दो एप्लेट क्लास को, एप्लेट क्लास को इनहेरिट करा दो, ये एप्लेट बन जाएगी। एप्लेट क्लास के अंदर कभी भी मेन फंक्शन नहीं होता। एप्लेट क्लास के अंदर होता है आपका पेंट मेथड, और उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट स्ट्रिंग ARGS नहीं होगा, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा। और यहाँ पे कुछ लिखने के लिए आप g.drawString हेलो वर्ल्ड 100,200, मतलब आपका जो एप्लेट होगा, एप्लेट की 100,200 लोकेशन पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 100 और 200 के XY लोकेशन पे जाके आपका ये मैसेज हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एप्लेट का डेफिनेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं एप्लेट और एप्लीकेशन का डिफरेंस। तो भाई मैंने वैसे बता दिया है, फिर भी देख लो। एप्लेट को के साथ HTML फाइल होती है और एप्लेट को रन करना है तो एप्लेट व्यूअर वेब ब्राउजर चाहिए। एप्लीकेशन को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, एप्लीकेशन में HTML फाइल भी नहीं होती है। एप्लेट्स में मेन मेथड नहीं होता, ग्राफिक्स मेथड होता है। एप्लीकेशंस में मेन मेथड होता है और स्ट्रिंग एरे एज आर्गुमेंट भेजा जाता है। एप्लेट्स आपके कंप्यूटर के लोकल फाइल्स को चेंज या एक्सेस नहीं कर सकते, एप्लीकेशंस कैन डू दैट। एप्लेट्स
ब्राउज़र के साथ ही चलेंगे, ब्राउज़र सर्विसेज के साथ चलेंगे, एप्लीकेशन स्टैंड अलोन चल सकती हैं। एप्लेट्स जिस सर्वर पे पड़े हैं उसी सर्वर से चलेंगे, किसी और सर्वर से नहीं चलेंगे। एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद अदर सर्वर्स। एप्लेट्स को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। एप्लेट इनिट मेथड से शुरू होते हैं। द फर्स्ट लाइन दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ योर जावा प्रोग्राम कंटेन्स एन एप्लेट इज इनिट मेथड। लेकिन नॉर्मली अगर आपका एप्लेट नहीं है तो हम मेन मेथड से अपने कोड के एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपका एप्लेट और एप्लीकेशन का डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आरएमआई आर्किटेक्चर। सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जून 2022 में क्वेश्चन 5 सी पार्ट था। सेम एक्सप्लेनेशन, सेम चीज है, जावा आरएमआई आर्किटेक्चर। आरएमआई अब एडवांस लेवल हो गया है, यानी आजकल अब अगर मैं बोलूँ आपको कि एप्लेट्स यूज नहीं होते तो आरएमआई कैन आल्सो बी यूज्ड। आरएमआई है रिमोट मेथड इन्वोकेशन, रिमोट जो कहीं और पड़ा हो। इसमें क्या होता है, अ मैकेनिज्म दैट अलाउज वन टू इन्वोक अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन अनदर एड्रेस स्पेस। किसी और आईपी एड्रेस पे पड़े हुए मेथड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द कंसेप्ट ऑफ आरएमआई। द अदर एड्रेस स्पेसेस कुड बी, चाहे सेम मशीन में हो चाहे जहां मर्जी हो, हर एक के लिए चला जा सकता है। और आरएमआई मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए यूज किया जाता होता है। आरएमआई एप्लीकेशंस ऑफ वर्क कंप्राइज टू मेन पार्ट। इसके दो हिस्से होंगे, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसको रेफरेंस करेगा, असेसिबल करेगा, क्लाइंट्स को इन्वोक करने की वेट करेगा। आरएमआई प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म बाय विच द सर्वर एंड क्लाइंट कम्युनिकेट एंड पास इन्फॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ। वही चीज ऑनलाइन सर्वर और क्लाइंट लग जुड़े हुए हैं, वो आपस में डेटा भेज सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जाता होता है जावा आरएमआई को। फिर उसने इसका डायग्राम पूछा था, तो देयर यू गो, ये आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट है। जावा के आरएमआई के आर्किटेक्चर में तीन चीजें होती हैं, स्टब, रिमोट रेफरेंस लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। स्टब और स्केलेटन लेयर, तीन तरीके की लेयर्स होती हैं। क्लाइंट साइड स्टब्स एंड सर्वर साइड स्केलेटन, मतलब ये आपका क्लाइंट है तो क्लाइंट की कोड को क्या बोल रहा है, स्टब बोल रहा है, और ये सर्वर है, सर्वर के कोड को क्या बोल रहा है, स्केलेटन। रिमोट रेफरेंस लेयर, इन्वोकेशन टू ए सिंगल और रेप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट, जब आप इसको कॉल करोगे तो वो रिमोट रेफरेंस लेयर से होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये कनेक्शन बनाने में और ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता होता है। रिमोट ऑब्जेक्ट इनबिल्ट क्लास है, रिमोट ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया हुआ है रिमोट स्टब और रिमोट सर्वर ने, रिमोट सर्वर को फर्दर इनहेरिट किया हुआ है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास ने। तो ये क्लासेस हैं और ये आपका आर्किटेक्चर है। क्लाइंट साइड पे क्या है, क्लाइंट है, पहले स्टब चला, उसने रिमोट रेफरेंस किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने ये को ट्रांसफर कर दिया इस तरफ, इधर भी रिमोट रेफरेंस हुआ लेकिन स्केलेटन है और सर्वर हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। और ये आपका एक्सप्लेनेशन है, मैंने ऊपर दे दिया है, आपको समझ लग जाएगा, ठीक है। ये आपका आरएमआई आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। इनिशियल यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट, व्हाट इज जावा बीन्स, इसके एडवांटेजेस। ये भी एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जावा बीन्स, चलते हैं जावा बीन्स की तरफ। तो जावा बीन्स क्या है, कहता है यार एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मॉडल होते हैं एंड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग रीयूजेबल एंड इंटर ऑपरेटेबल जावा कंपोनेंट। यार मैंने ना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जावा बीन्स को यूज़ किया था, मैं उसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपकी ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, यानी मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन में आप एक लिस्ट व्यू बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपके एक यूट्यूब चैनल का नाम और उसका लोगो, फिर अगले यूट्यूब चैनल का नाम, फिर उसका लोगो, फिर अगले यूट्यूब चैनल का नाम, फिर उसका लोगो। जब मैं क्लिक करूँगा तो इसकी डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। एक सिंपल सा काम कर रहे हो। लेकिन जो जावा में या एंड्रॉयड में लिस्ट प्रोवाइड करता है, लिस्ट एक सिंपल प्रोवाइड करता है, या तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल लो या तो यहाँ पे इमेज डाल लो, दोनों डालने नहीं देगा। तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया, एक बीन बनाया। बीन में मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस लिस्ट विल हैव द स्ट्रक्चर ऑफ एन इमेज एंड अ टेक्स्ट व्यू। तो वो चीज़ मैंने बना दी और इसके ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। तो जावा बीन क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। ए जावा बीन इज अ जावा क्लास दैट एडहेयर्स टू सर्टेन नेमिंग कन्वेंशंस। हाँ, अभी वही नेमिंग कन्वेंशंस, डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करेगा। मॉड्यूलर, रीयूजेबल और कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज करते हो, ठीक है ना। जावा बीन्स में क्या आ रहा है, क्या रूल है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए बिना आर्गुमेंट के, सीरियलाइजेबल होना चाहिए, सेटर और गेटर का होना जरूरी है ताकि प्रॉपर्टीज को असेस किया जा सके, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है जावा बीन्स की, थ्योरेटिकल पार्ट है यार, रीयूजेबिलिटी है, अब ये तो हर जगह घुसा देना। इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है, एप्लेट्स का एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी डाल दो, कोई बात नहीं, चलता है। इंटरऑपरेटेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी क्या है,
Java Beans followed standard design operator, making them interoperable across different development tools, frameworks and environment. आप एंड्रॉयड में काम कर रहे हो, आप जावा में काम कर रहे हो, आप मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, इसकी इंटरऑपरेटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सीधी सी बात है। चेंज करना, कस्टमाइजेशन करना और कॉन्फ़िगर करना आसान होता है इनको, जावा बीन्स को। इवेंट हैंडलिंग सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे वो बटन क्लिक है, मैंने भी आपको लिस्ट का एग्जांपल दिया कि लिस्ट पे आपने जब क्लिक किया तो क्लिक करके आपको एक डिटेल खोल के देगा यूट्यूब के लोगों की या डिटेल की, तो वो इवेंट हैंडलिंग है, बटन क्लिक को प्रोवाइड करेगा। इंट्रोस्पेक्शन यार, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग में आपको डीबग करना होता है कोड को, तो डीबग करना आसान होता है, इंस्पेक्ट करना एलिमेंट को आसान होता है। जावा बीन्स में कई इनबिल्ट टूल सपोर्ट्स हैं, कई आईडीज जो हैं, जैसे इक्लिप्स हो गया आपका, ब्लूजे हो गया आपका, या नेटबीन्स हो गया, ये सब आपको इसका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जावा बीन्स की फॉर्म में कोड को लिखने को। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1A कंप्लीट होता है जावा का, MCS 024 का। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।